हेलो दोस्तों, आज की कहानी है काली किताब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के एक कोने में स्थित अंधेरी लाइब्रेरी की ख्याति केवल वहां की किताबों तक ही सीमित नहीं थी। लोग कहते थे कि इस पुस्तकालय में अनहोनी बातें होती हैं। दिन के समय यह पुस्तकालय किसी आम जगह की तरह दिखाई देता, लेकिन रात के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। रमेश, एक 25 वर्षीय युवक, अपने जीवन में नई चीजों का अनुभव करने का दीवाना था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, खासकर रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां। एक दिन उसने अपने दोस्तों से अंधेरी लाइब्रेरी के बारे में सुना और यह तय कर लिया कि वह खुद जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएगा। लाइब्रेरी में घुसते ही रमेश को अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा भारी थी और जगह जगह धूल जमी हुई थी। किताबों की अलमारियां ऊंची और पुरानी थीं। रमेश अलमारियों के बीच घूमते हुए एक कोने में पहुंचा। वहां उसकी नजर एक चमकदार काली किताब पर पड़ी। किताब पर कोई नाम नहीं था। यह कौन सी किताब हो सकती है, उसने सोचा। जिज्ञासा से भरकर उसने किताब को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां और कोई नहीं था। किताब को खोलते ही उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, यह किताब तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रमेश इसे एक मजाक समझते हुए मुस्कुराया। उसने पन्ने पलटना शुरू किया। अगले कुछ पन्नों में जो लिखा था वह रमेश को हैरान कर गया। किताब ने उसकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर दिया, उसका बचपन, उसका परिवार और यहाँ तक कि वह अभी लाइब्रेरी में क्या कर रहा था। यह कैसे संभव है, उसने खुद से पूछा। तभी उसे महसूस हुआ कि लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर सूरज ढलने लगा था। उसने किताब को अपने बैग में डाला और लाइब्रेरी छोड़ दी। रमेश अपने घर पहुंचा। वह अभी भी किताब के बारे में सोच रहा था। उसने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। किताब के अगले पन्ने पर लिखा था, आज रात जब घड़ी 12 बजेगी तब तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट होगी, तैयार रहो। रमेश हंस पड़ा। यह तो किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी है। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुई 12 के करीब पहुंचने लगी, अजीब चीजें होने लगी। कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। दीवारों पर परछाइयां चलने लगी, जबकि कमरे में केवल रमेश था। रमेश ने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ठीक 12 बजे किताब अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। किताब में लिखा था, अब तुम्हारा सामना अंधेरे से होगा। तभी रमेश के कमरे के कोने से एक साया उभरने लगा। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके कदम भारी। रमेश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। साया उसके करीब आकर रुक गया और झुककर कुछ फुसफुसाया, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। रमेश पसीने में डूबा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था और किताब उसकी टेबल पर बंद पड़ी थी। अगले दिन रमेश ने तय किया कि वह किताब को लाइब्रेरी वापस कर देगा। वह दोबारा लाइब्रेरी पहुंचा और सीधे वहां के बूढ़े मालिक के पास गया। पुस्तकालय के मालिक श्री हरीश ने जैसे ही किताब को देखा, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने रमेश से कहा, तुमने यह किताब क्यों उठाई? यह किताब श्रापित है, इसे कोई नहीं छूता। रमेश ने हरीश से किताब के बारे में पूछा। हरीश ने बताया कि यह किताब सैकड़ों साल पुरानी है और इसे एक तांत्रिक ने लिखा था। इसमें लिखी हर बात सच हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। इस किताब का हर मालिक अपनी आत्मा खो देता है, हरीश ने गंभीर स्वर में कहा। रमेश ने पूछा कि क्या इस किताब से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन हरीश ने सिर हिला दिया। जो इसे छू लेता है वह इसके जाल में फंस जाता है। रमेश अब किताब से पीछा छुड़ाने की कोशिशों में जुट गया था। उसने इसे जला देने की कोशिश की, लेकिन किताब पर आग का कोई असर नहीं हुआ। उसने इसे एक नदी में फेंक दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद किताब उसके बैग में वापस मिल गई। उस रात रमेश ने किताब को दोबारा खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद वह इसमें अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाए। इस बार किताब में लिखा था, तुमने मुझसे बचने की कोशिश की, लेकिन अब यह खेल शुरू हो चुका है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो अगली रात से पहले मुझे पूरा पढ़ो। रमेश डर और गुस्से के बीच झूल रहा था। उसने किताब को दीवार पर फेंका, लेकिन किताब वापस उसकी मेज पर आकर गिर गई।
ऐसा लगा जैसे किताब में अपनी खुद की कोई शक्ति थी। अगली सुबह रमेश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई हर वक्त उसे देख रहा है। जब वह बाजार में गया तो उसे लगा कि लोग उसे घूर रहे हैं। सड़क के कोने में उसे काले कपड़े में लिपटा एक अजीब व्यक्ति दिखा जो किताब जैसा ही दिख रहा था। उस दिन एक और अजीब घटना घटी। रमेश का सबसे करीबी दोस्त अजय उससे मिलने आया। अजय ने रमेश की परेशानी देखी और उससे पूछा, क्या हुआ है रमेश? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? रमेश ने अजय को किताब के बारे में बताया, लेकिन अजय ने इसे एक मजाक समझा। उसने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, किताब में लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा उसका भाग्य मेरे साथ बंध जाएगा। अजय ने रमेश को चेतावनी दी, तुम्हें इसे किसी तरह खत्म करना होगा, यह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। रमेश ने किताब को पूरी तरह पढ़ने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि इसका अंत क्या है। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे किताब में एक पुराने तांत्रिक की कहानी पढ़ने को मिली। यह तांत्रिक बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसका एक सपना था अमरता। उसने अपनी सारी शक्तियां एक किताब में समाहित कर दी। यह किताब वह माध्यम थी जिसके जरिए वह लोगों की आत्माओं को अपने वश में कर सकता था। किताब में लिखा था, जो कोई भी इसे पढ़ेगा वह तांत्रिक की दुनिया में प्रवेश करेगा, लेकिन इसे खत्म करने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। रमेश को अब समझ आया कि यह किताब केवल एक श्राप नहीं बल्कि एक जाल थी। रमेश ने पुस्तकालय के मालिक हरीश से दोबारा मिलने का फैसला किया। इस बार हरीश ने रमेश को एक और बात बताई, इस किताब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। तुम्हें तांत्रिक की दुनिया में प्रवेश करना होगा और उसकी आत्मा को खत्म करना होगा। हरीश ने रमेश को एक पुरानी मंदिर का पता दिया जहां तांत्रिक ने अपनी आत्मा को छिपा रखा था। रमेश ने उस रात फैसला किया कि वह यह काम करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। रमेश ने मंदिर का रास्ता तय किया। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। हर तरफ अंधेरा था। तांत्रिक का साया वहां मौजूद था, जो अब उसकी किताब का असली रूप बन चुका था। तांत्रिक ने रमेश को चुनौती दी, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दो। तुम्हें अपनी आत्मा मेरे हवाले करनी होगी। रमेश ने अपनी ताकत जुटाई और तांत्रिक से लड़ने लगा। यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। तांत्रिक ने रमेश को उसके सबसे बड़े डर का सामना कराया, अपने परिवार को खोने का। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने किताब को जलाने का एक आखिरी प्रयास किया। उसने महसूस किया कि तांत्रिक की शक्ति किताब में छिपी थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर किताब को एक पवित्र अग्नि में फेंक दिया। किताब जल गई और तांत्रिक की आत्मा के साथ उसकी दुनिया भी खत्म हो गई। रमेश होश में आया तो वह मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब रमेश घर लौटा तो उसे अपने बिस्तर पर वही काली किताब पड़ी मिली। इस बार किताब में लिखा था, तुमने एक बार खेल खेला, अब मैं वापस आऊंगा। रमेश ने जब किताब को दोबारा अपने बिस्तर पर देखा तो वह डर और गुस्से के बीच फंस गया। उसने सोचा कि उसने तांत्रिक और किताब को खत्म कर दिया था। यह किताब वापस कैसे आ सकती है? किताब में अब एक नई चेतावनी लिखी थी, तुमने मेरी दुनिया खत्म कर दी, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला अध्याय अब तुम्हारे जीवन का होगा। रमेश को महसूस हुआ कि यह किताब सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं थी, यह एक जीवित शक्ति थी। उसने तय किया कि अब वह और नहीं भागेगा। अगले दिन रमेश के शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने बताया कि कुछ अज्ञात साए उनके घरों के पास देखे गए हैं। कई लोग बीमार पड़ने लगे और उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। रमेश को एहसास हुआ कि किताब अब सिर्फ उसकी समस्या नहीं थी, यह श्राप अब पूरे शहर पर फैलने लगा था। किताब को खोलने पर रमेश ने पाया कि उसमें शहर के अन्य लोगों के नाम लिखे थे। हर नाम के साथ एक घटना जुड़ी थी जो उनके साथ घटने वाली थी। क्या किताब अब नए शिकार ढूंढ रही है? उसने सोचा। रमेश ने महसूस किया कि अब यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। उसने अपने दोस्त अजय और पुस्तकालय के मालिक हरीश की मदद लेने का फैसला किया। हरीश ने बताया, यह किताब अब अपने नए मेजबानों की तलाश में है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह खत्म करना है तो हमें उस मूल स्थान पर जाना होगा जहां इसे पहली बार बनाया गया था। हरीश ने रमेश और अजय को बताया कि यह स्थान एक गुप्त जंगल के बीच में था जिसे कालवन कहा जाता था।
यह जंगल हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था और वहां पहुंचना बेहद खतरनाक था। तीनों ने काल्वन की ओर यात्रा शुरू की। यह जंगल डरावना और रहस्यमय था। यहाँ समय का कोई मापदंड नहीं था। जंगल में चलते चलते उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच एक छाया दिखी। रमेश ने किताब को कसकर पकड़ लिया। किताब अचानक से गर्म होने लगी और उसके अंदर लिखे अक्षर चमकने लगे। ऐसा लगा जैसे किताब उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। हमें जल्दी करनी होगी, हरीश ने कहा। जंगल के बीच में उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। यह वही स्थान था जहां किताब पहली बार बनाई गई थी। खंडहर के अंदर घुसते ही किताब ने खुद को खोल लिया। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। रमेश, अजय और हरीश ने देखा कि किताब के पन्नों से धुआं उठने लगा। धुएं के बीच तांत्रिक का साया फिर प्रकट हुआ। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सोचा कि तुमने मुझे खत्म कर दिया? मैं हर उस जगह जीवित हूँ जहाँ अंधेरा है। हरीश ने रमेश से कहा कि किताब को खत्म करने के लिए उन्हें इसकी आत्मा को पवित्र अग्नि में जलाना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए किताब के भीतर की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। हरीश ने मंत्र पढ़कर किताब के अंदर एक द्वार खोला। यह द्वार तांत्रिक की आत्मा की दुनिया में ले जाता था। रमेश और अजय ने हिम्मत जुटाई और उस द्वार के अंदर प्रवेश किया। यह दुनिया अंधेरे और डरावने चेहरों से भरी थी। हर तरफ उन लोगों की परछाइयां थीं जो किताब का शिकार बन चुके थे। तांत्रिक ने रमेश को चुनौती दी, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी सबसे गहरी कमजोरी का सामना करो। रमेश ने अपनी माँ की परछाई को देखा जो उससे कह रही थी, तुमने हमें क्यों छोड़ा? यह रमेश का सबसे बड़ा डर था, अपने परिवार को खो देना। रमेश ने अपनी कमजोरी का सामना किया और तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। उसने किताब को पवित्र अग्नि में डालने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसे रोक दिया। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इसे जलाओगे तो तुम्हारी आत्मा भी इसके साथ जल जाएगी। रमेश ने बिना झिझक के कहा, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूँ। उसने किताब को अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, तांत्रिक की चीखें गूंजने लगी। उसका साया गायब हो गया और अंधेरे की दुनिया प्रकाश में बदलने लगी। रमेश ने अपनी आंखें खोली तो वह खंडहर के बाहर था। अजय और हरीश उसके पास खड़े थे। किताब अब गायब हो चुकी थी। हरीश ने कहा, तुमने इतिहास बदल दिया। अब यह श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन रमेश के चेहरे पर संतोष नहीं था। उसे लगा कि यह अंत नहीं था। कहीं न कहीं अंधेरे का एक और हिस्सा अब भी छिपा हुआ था। किताब के खत्म होने के बाद रमेश को लगा कि उसकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी। उसने अपने घर लौटकर सामान्य दिनचर्या शुरू कर दी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात उसे अजीब सपने आते। सपने में वह खुद को एक काले जंगल में देखता जहां एक अजनबी आवाज उसे पुकार रही होती। यह आवाज न तो पुरुष की थी न महिला की, बल्कि यह एक गूंज थी जो उसके दिमाग को झकझोर देती। एक रात उसने सपना देखा कि वही पुरानी किताब एक नदी के किनारे तैर रही है। किताब के पन्ने गीले होने के बावजूद उसने कुछ लिखा हुआ था, तुमने मुझे जलाया लेकिन मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मेरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर है। रमेश ने इस सपने को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। उसने अपने दोस्त अजय को भी यह सब बताया, लेकिन अजय ने इसे रमेश के मनोवैज्ञानिक दबाव का नतीजा बताया। कुछ दिनों बाद रमेश के शहर में अजीब घटनाएं दोबारा होने लगी। लोग अपने घरों में अजीब आवाजें सुनने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंधेरे में परछाइयां चलती देखी हैं। रमेश ने इन घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब उसका पड़ोसी अचानक गायब हो गया तो वह समझ गया कि किताब का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रमेश ने मदद के लिए हरीश को दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हरीश अब कहीं नहीं था। वह पुस्तकालय बंद पड़ा था और हरीश का घर खाली था। रमेश को याद आया कि हरीश ने किताब के बारे में जो कुछ भी बताया था वह हमेशा अधूरा लगता था। उसने यह पता लगाने का फैसला किया कि हरीश आखिर कौन था। पुस्तकालय में छानबीन के दौरान रमेश को एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी खुद हरीश की थी। उसमें लिखा था, मैंने यह श्रापित किताब 60 साल पहले देखी थी। इसे खत्म करने की कोशिश में मैंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया। तब से यह किताब मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं इसे दूसरों से छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह हर बार एक नया रास्ता ढूंढ लेती है। रमेश को एहसास हुआ कि हरीश केवल एक गाइड नहीं था, बल्कि वह भी इस किताब के श्राप का हिस्सा था।
अब रमेश को समझ आ गया था कि किताब ने खुद को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। उसने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा रमेश में स्थानांतरित कर दिया था। रमेश को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वह खुद अजीब चीजें करने लगा है। जब वह गुस्सा करता तो घर की चीजें अपने आप टूटने लगती। जब वह अकेला होता तो परछाइयां उसके आसपास मंडराने लगती। रमेश को यह एहसास हुआ कि वह अब इस श्राप का नया मालिक बन गया है। रमेश ने अजय को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। अजय ने कहा, हमें इस श्राप को जड़ से खत्म करना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें भी यह दुनिया छोड़नी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रमेश ने एक पल के लिए सोचा। उसने अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद किया जब वह इस श्राप से लड़ रहा था। उसने कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। हरीश की डायरी में एक और जिक्र था, एक पुराना मंदिर जहाँ तांत्रिक की मूल आत्मा छिपी थी। रमेश और अजय ने वहां जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर पहुंचने पर उन्हें किताब की बची हुई ऊर्जा महसूस हुई। यह जगह किताब की शक्ति का असली केंद्र थी। रमेश ने वहां रखे पवित्र दीपक को उठाया और खुद को आग के घेरे में खड़ा कर लिया। अगर यह श्राप मेरे साथ खत्म हो सकता है तो मैं इसे खत्म करूंगा, उसने कहा। जैसे ही आग ने रमेश को घेरा, मंदिर कांपने लगा। तांत्रिक की चीखें गूंजने लगी, लेकिन इस बार उनकी शक्ति कमजोर हो रही थी। रमेश ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी बार सोचा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मंदिर अब शांत था। अजय ने रमेश को वहां नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे रमेश की आत्मा ने उस श्राप को अपने साथ ले लिया हो। शहर में अजीब घटनाएं अब पूरी तरह खत्म हो गईं। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। अजय ने पुस्तकालय को बंद कर दिया और रमेश की याद में वहां एक छोटा स्मारक बना दिया। लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी नहीं हुआ। कई महीनों बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुस्तकालय की एक पुरानी अलमारी खोली। वहां उसे एक काली किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, मैं अभी भी यहाँ हूँ। पुस्तकालय की अलमारी से काली किताब निकालने वाले व्यक्ति का नाम था कवि, जो एक युवा शोधकर्ता था। कवि को अजीब और रहस्यमयी घटनाओं में गहरी रुचि थी। जब उसने किताब देखी तो वह इसके प्राचीन और भयावह रूप से आकर्षित हो गया। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, तुमने मुझे खोजा है, अब मैं तुम्हें खोज लूंगी। कवि ने इसे सिर्फ एक मजाक समझा और इसे पढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अजीब चीजें होने लगी। कमरे में तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। किताब के अक्षर लाल रंग में चमकने लगे। कवि ने पुस्तकालय के मालिक से किताब के बारे में पूछा। पुस्तकालय का नया मालिक किताब के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने केवल इतना कहा, यह किताब यहाँ वर्षों से है, इसे कोई भी पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। कवि ने हरीश की डायरी के कुछ अंश पढ़े जो पुस्तकालय के एक कोने में पड़ी हुई थी। उसमें रमेश की कहानी और उसके बलिदान का जिक्र था। क्या यह वही किताब है? कवि ने खुद से सवाल किया। जैसे ही कवि ने किताब पढ़नी शुरू की, उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे अजीब सपने आने लगे जिनमें वह खुद को किसी अंधेरे जंगल में देखता। उसके आसपास के लोग बीमार पड़ने लगे। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। एक दिन उसने किताब में अपनी जिंदगी के कुछ अंश लिखे पाए। उसने देखा कि किताब में लिखा था, तुम्हारा अंत तुम्हारे सबसे बड़े डर में छिपा है। कवि का सबसे बड़ा डर था अकेलेपन का। कवि ने तय किया कि वह किताब के इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रमेश की कहानी के अन्य हिस्सों को जानने के लिए पुरानी रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि रमेश ने काल्वन नामक जंगल में जाकर किताब को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, किताब कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। मुझे काल्वन जाना होगा, कवि ने सोचा। कवि ने काल्वन की यात्रा शुरू की। लेकिन इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा अंधेरा और डरावना था। जैसे ही वह जंगल के भीतर गया, उसे रमेश के अंतिम बलिदान की जगह दिखाई दी। वहां अभी भी राख और पवित्र दीपक के अवशेष थे। लेकिन जंगल में उसे एक नई चीज मिली, काले पत्थर का खंडहर जो पहले कभी नहीं देखा गया था। खंडहर के अंदर उसे एक शिलालेख मिला, यह केवल शुरुआत है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे भीतर है। जैसे ही कवि खंडहर के अंदर गया, किताब उसके हाथ से फिसल गई और हवा में तैरने लगी। किताब के पन्ने पलटे और उसमें से धुआं निकलने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें।
और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।